Morning dear students, welcome back to our SAMT YouTube चैनल। फ्रेंड्स, आज हमारी जो फ्लेमिंगो बुक है उसका जो 6 यूनिट है पोएट्स एंड पैनकेक्स, उसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। पोएट्स एंड पैनकेक्स रिटन बाय अशोका मित्रन। दोस्तों, जो ये अशोका मित्रन है ये हमारे इंडिया के स्पेसिफिक साउथ इंडिया के तमिल के बहुत अच्छे राइटर हैं और इन्होंने जो तमिल के अंदर पर्टिकुलरली चेन्नई के अंदर जो जेमिनी स्टूडियो था उसके अंदर काम भी किया था। तो हमें इस एक्सपेक्ट में उन्होंने जो जेमिनी स्टूडियो में जो लोग वर्क करते थे उनकी लाइफ कैसी होती थी, जेमिनी स्टूडियो वो जो वर्कर थे उनके साथ किस तरह कनेक्टेड था और जेमिनी स्टूडियो का जो पूरा वर्क था उसके बारे में हमें इस यूनिट में बताया गया है। तो ये जो अशोका मित्रन है, पहले हम उसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं। अशोका मित्रन जो कि एक तमिल राइटर है, रिकाउंटेड हिज ईयर्स एट जेमिनी स्टूडियो इन हिज बुक माई ईयर्स विद बॉस विच टॉक ऑफ द इन्फ्लुएंस ऑफ मूवी ऑन एवरी एस्पेक्ट ऑफ लाइफ इन इंडिया। ये जो उनकी बुक है, उसको तो हम ऑटोबायोग्राफी बोल सकते हैं क्योंकि उन्होंने वही जेमिनी स्टूडियो में काम किया था। तो उन्होंने उस पर एक बुक लिखी थी माई ईयर्स विद बॉस। उसके अंदर उन्होंने जेमिनी स्टूडियो के बारे में बहुत सारा कुछ लिखा था कि जो मूवीज़ थी उसके अंदर जो टॉकीज़ थी उसका इन्फ्लुएंस सोशल लाइफ में क्या होता था, इस सब के बारे में हमें इस यूनिट में बताया गया है। द जेमिनी स्टूडियो लोकेटेड इन चेन्नई, वो चेन्नई में लोकेट थी एंड जो जनरली वो सेटअप था वो 1940 मीन्स के बिफोर इंडिपेंडेंट का ये टाइम पीरियड है। जबकि जो अशोका मित्रन थे वहाँ उसका बहुत कुछ काम नहीं रहता था, वो एक फालतू जैसे हम बोल सकते हैं वैसा ही वर्क था कि उनको जनरली काम क्या करना होता था कि जो न्यूज़पेपर आते थे वो न्यूज़पेपर की जो क्लिपिंग थी वो करने का काम दिया गया होता था। तो उनके पास बहुत टाइम रहता था तो वो इधर उधर घूमते थे। जो पोइट्स थे, जो एक्टर एक्ट्रेस थे और दूसरे जो एक्स्ट्रा थे, मेकअप मैन थे, वो उनका लाइफ देखते थे और उनकी लाइफ से वो इंस्पायर होते थे और वो भी कुछ करना चाहते थे, वो भी अच्छा राइटर बनना चाहते थे। तो उस वक्त उनका जो ड्रीम था वो भी हमें यहाँ पे बताया गया है। तो पहले हम बात करेंगे इस जो पैनकेक है, वो पैनकेक एक ब्रांड का नेम था, मेकअप ब्रांड का, जबकि हमारे जो ग्रेटा गार्बो करके एक स्वीडिश एक्ट्रेस हो गई, उन्होंने ये यूज़ किया था। हमारे इंडिया में मिस गोहर है जो कि वैजयंती माला थी, वो भी बहुत जानी मानी एक्ट्रेस थी और वो सब ने यूज़ किया था। लेकिन जो लेटेस्ट थी रति अग्निहोत्री उस समय उन्होंने ये मेकअप देखा नहीं था। लेकिन उस वक्त बिफोर इंडिपेंडेंस ये सब और वैजयंती माला तक ये पैनकेक का यूज़ करते थे। तो वहाँ पे क्या था, ये शुरुआत में हमें बताते हैं कि वहाँ पे एक मेकअप रूम हुआ करता था और जो मेकअप रूम था वो जैसे कि हम सैलून में देखते हैं उस तरह की बहुत सारी लाइटें होती थी उसके अंदर और लाइट की वजह से क्या हीट क्रिएट होती थी और जो हीट जनरेट होती थी उसकी वजह से जो मेकअप करवाते थे एक्टर एक्ट्रेस वो बहुत परेशानी दिक्कत झेलनी पड़ती थी। तो यहाँ राइटर ये भी बताते हैं कि भाई जो मेकअप मैन का काम अक्सर ऐसा होता है भाई आदमी को अच्छा लुकआउट दे, लेकिन यहाँ वो एक्टर एक्ट्रेस को अगली दिखाने के लिए ये सब यूज़ करते थे मेकअप का। और एक हायरार्ची रहती थी वहाँ पर। हायरार्ची का मतलब क्या होता है, एक क्रम रहता था क्योंकि जो मेन मेकअप मैन होता है, चीफ मेकअप मैन, वो चीफ एक्टर एक्ट्रेस का मेकअप करते थे। उसके बाद सेकंड क्रम का जो सीनियर असिस्टेंट था वो सेकंड हीरो हीरोइन का, फिर वो जूनियर असिस्टेंट होता था वो कॉमेडियन और दूसरे जो आर्टिस्ट होते थे उनका मेकअप करते थे। तो इस तरह वो मेकअप करते थे और मेकअप का एक ऐसा ही शेड्यूल रहता था। और कभी क्राउड शूटिंग होती थी तो बहुत सारा मेकअप करना पड़ता था। तो एक जाइंट वेसल के अंदर वो बहुत सारा मेकअप इकट्ठा करते थे और सबको जैसे कि दो दीवार पे हम ब्रश लगाते वाइट वॉश करते उसी तरह वो मेकअप करते थे। तो ऐसे ही थोड़ी कॉमिक बात भी हमें यहाँ पे बताई गई है। फिर इन्होंने बात की है एक ऑफिस बॉय के बारे में कि वो जेमिनी स्टूडियो था, वहाँ पे एक ऑफिस बॉय रहा करता था। वो इसको हम बॉय तो नहीं बोल सकते क्योंकि वो 40 ईयर्स ओल्ड था और वो भी उनका भी बहुत ड्रीम था, वो भी एक्टर बनना चाहता था
स्क्रीन राइटर बनना चाहता था, डायरेक्टर बनना चाहता था, लिरिक्स राइटर बनना चाहता था और पोएट भी बनना चाहता था। वो मल्टी टैलेंटेड था, लेकिन उसकी टैलेंट वही दबके रह गई थी। फिर इन्होंने जो हमारा मेन कैरेक्टर है इस यूनिट का, सुब्बू, जिसका पूरा नाम था कुठामंगलम सुब्बू, उसके बारे में हमें बताया गया है, जिसको हम सुब्बू बोलेंगे। तो ये जो सुब्बू है वो मल्टी टैलेंटेड था और नंबर 2 था जेमिनी स्टूडियो में। उसके जो ऑनर थे SS वासान, उसके बाद किसी की चलती थी स्टूडियो में तो वो थे सुब्बू। और सुब्बू था भी ऐसा मैन ऑफ प्रिंसिपल, जिसको बोल सकते हैं हम, कि भाई वो खुद डायरेक्टर के लिए काम करता था। और अगर बोला जाता है कि भाई सुब्बू जैसा अगर कोई आदमी हो तो ये जो फिल्म मेकिंग करना बहुत आसान हो जाता था, क्योंकि सुब्बू को बहुत सारी नॉलेज थी। वो कोई भी वर्क हो इतनी आसानी से कर देता था कि भाई मुश्किल से मुश्किल एक्ट हो वो भी आसानी से कर सकता था। वो डायरेक्टर को भी डायरेक्ट करता था, और जो मेन एक्टर एक्ट्रेस थे उनको भी वो अच्छी तरह से वो सीन समझाता था। और इस तरह वो मल्टी टैलेंटेड था, इसलिए उसको बोला जाता था भाई फिट फॉर एवरी रोल है। और ही वॉज टेलर मेड, ऐसा बोला जाता था भाई, ही वॉज टेलर मेड फॉर फिल्म्स। तो भाई कोई भी कमांड हो वो फॉलो करता था और अपनी सूझबूझ से सारे जो प्रॉब्लम वहाँ होते थे वो उसको सॉल्व कर देता था। इसलिए वो जेमिनी स्टूडियो में नंबर 1 कहा जाता था। और जैसे कि हमें पता है भाई उस वक्त जनरली इंडोर शूटिंग ही होती थी, कोई स्टूडियो के अंदर ही, आउटडोर शूटिंग हार्डली कोई होती थी, 5 और 10%। और दूसरी शूटिंग कोई भी मूवीज हो या कोई भी टेलीफिल्म हो उसकी शूटिंग वो स्टूडियो में ही होती थी। तो स्टूडियो का इन्फेक्शन बहुत था लोगों पे। और हम देखें तो उस वक्त लॉयर का भी काम रहता था स्टूडियो के अंदर। वो था कि जो कि लीगल एडवाइज़र ही थे, लेकिन वो अगर कोई दिक्कत हो जाए एक्टर एक्ट्रेस में तो भी सॉल्व कर देते थे। तो ऐसा एक किस्सा वहाँ पे एक एक्ट्रेस का भी दिया हुआ है कि भाई वो एक्ट्रेस किसी वजह से नाराज़ थी, तो ये लॉयर लोग थे, उन्होंने किस तरह से इसको सॉल्व किया था। उसके बाद वो जो एक्ट्रेस थी उसने ये एक्टिंग ही छोड़ दी थी, ऐसा एक किस्सा हमें दिया गया हुआ है। फिर बात करते हैं उस वक्त वर्ल्ड में क्या चल रहा था, और ये जेमिनी स्टूडियो भी उससे बाकात नहीं थी, उसके बारे में बात की है कि भाई उस वक्त जनरली क्या हुआ था कि वर्ल्ड के अंदर और पर्टिकुलर जो हमारे इंडिया थे, और इंडिया के लोग कम्युनिज्म से काफ़ी प्रेरित थे। कम्युनिज्म जैसे कि हम जानते हैं कि भाई समाजवाद जिसको बोलते हैं हम, कि उस वक्त लोग मानते थे भाई जो सारी प्रॉपर्टी है वो सब लोगों के बीच इक्वल डिस्ट्रीब्यूट होनी चाहिए। ऐसा एक माहौल बन गया था और सब लोग इनको फेवर कर रहे थे। और जैसे कि चाइना और रसिया ने तो ये एक्सेप्ट भी कर लिए थे कम्युनिज्म को, तो कई लोग इसके विरुद्ध भी थे, और कई हमारे इंडिया और एशिया की बहुत सारी कंट्री उसकी फेवर करती थी। तो उस वक्त के हमारा ये जेमिनी स्टूडियो ने उनका ड्रेस कोड भी रखा था खादी का, वो भी कंपलसरी कर दिया था। जो गांधी जी का एक बहुत बड़ा मूवमेंट था खादी का, उसको वो प्रेरित करते थे। उस वक्त जो क्या था, एक ग्रुप आया जिसको हम MRA ग्रुप, मोरल रीआर्मामेंट आर्मी बोलेंगे, वो ब्रिटेन से आया था। ये ग्रुप क्या था, तो एंटी कम्युनिज्म था, वो कम्युनिज्म को फेवर नहीं करता था। लेकिन उन्होंने लगा कि भाई ये जेमिनी स्टूडियो है बहुत अफेक्टेड है, बहुत बड़ा स्टूडियो है, तो यहाँ पे उसको बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म मिल जाएगा अपनी बात रखने के लिए। तो उन्होंने वहाँ पे आए तो सब लोग उनको तो पहले सर्कस वाले समझने लगे थे, फिर बाद में लोगों को पता चला कि भाई सर्कस वाले नहीं है लेकिन एक प्ले करते हैं। तो उनका जनरली 2 प्ले मेन था, जोथम वैली एंड सेकंड था द फॉरगॉटन फैक्टर। और ये शो बहुत चला वहाँ पे, जो शो थे वो सक्सेसफुल हुए। और उनकी जो पैटर्न थी सनसेट की, सनराइज की, वो पैटर्न फिर इन्होंने भी एडोप्ट कर ली और अपने सारे सीन में, अपने कोई भी प्ले होता है तो उस बिगिनिंग में ऐसा ही वो सीन रखते थे। लेकिन उसके बाद मिस्टर वासान को पता चला, जो कि ऑनर थे SS वासान ये जेमिनी स्टूडियो के, उनको पता चला कि इन लोगों ने मेरा फ़ायदा उठाया है, मेरा इस्तेमाल किया है, और वो एंटी कम्युनिज्म के बारे में आके बता के चले गए, लेकिन हमें पता ही नहीं चला। तब से वो अलर्ट हो गए। और उसके बाद क्या हुआ, जो जेमिनी स्टूडियो था ऐसे बहुत लोगों को होस्ट करते थे जो कि सेलिब्रिटी थे। तो ऐसे ही एक सेलिब्रिटी जो कि बहुत बड़े पोएट थे,
आपने भी नाम सुना होगा, स्टीफन स्पेंडर्स, वो वहाँ पे आए थे। लेकिन उस वक्त किसी को पता नहीं था कि स्टीफन स्पेंडर कौन है और वो क्यों आए हैं। जबकि वो स्टीफन स्पेंडर आए, उनके जो स्वागत के लिए इन्होंने बहुत बड़ी पार्टी रखी थी वहाँ पे, और सारे जेमिनी स्टूडियो के जो 300-400 स्टाफ थे वो इकट्ठे हुए थे। और एस वासन भी उनके बारे में ज़्यादा तो जानते नहीं थे। तो स्टीफन स्पेंडर ने अपनी स्पीच दी, लेकिन किसी को पता नहीं चला क्योंकि वो जो लैंग्वेज में स्पीच दी वो लैंग्वेज कोई जानता ही नहीं था। बहुत कम लोग जिस तरीके से उन्होंने स्पीच दी और जिस लैंग्वेज में, उस लैंग्वेज हार्डली कोई समझ पाए थे। इसलिए उनकी जो विजिट थी वो मिस्टीरियस रही, किसी को पता नहीं चला। और उसके बाद क्या हुआ कि भाई राइटर को एक धुन सवार हो गई कि भाई क्यों आए थे स्टीफन स्पेंडर, उसके बारे में मैं पता लगाऊं। और उसके बाद उनकी नौकरी भी चली गई थी। उस वक्त उन्होंने स्टोरी राइटिंग का काम शुरू कर दिया था। तो उन्होंने एक कंपटीशन के अंदर पार्ट लिया, जो कि इंग्लैंड की बहुत बड़ी एक न्यूज़पेपर था, एन एनकाउंटर, उसकी स्टोरी कंपटीशन थी। तो उस कॉन्टेस्ट में भाग लेने के लिए उन्होंने एक बहुत अच्छी स्टोरी लिखी और वहाँ भेजने को सोचा गया एन एनकाउंटर के वो डिपार्टमेंट के अंदर। लेकिन वहाँ जाने से पहले उन्होंने सोचा कि मैं उसके बारे में थोड़ा पता लगाऊँ कि ऑलरेडी है क्या एन एनकाउंटर। तो जब उन्होंने एन एनकाउंटर के बारे में पता लगाया तो पता चला कि भाई इनके जो चीफ एडिटर है वो स्टीफन स्पेंडर है। और स्टीफन स्पेंडर कोई नहीं बल्कि वो एक बहुत बड़े पोएट है और ये कम्युनिज्म में मानते हैं। उसके बारे में उनको पता चला, तब उनको पता चला कि वो हमारे जेमिनी स्टूडियो में क्यों आए थे। तो ऐसी सारी चीज़ें हमें इस यूनिट के अंदर बताई गई है जेमिनी स्टूडियो के बारे में पर्टिकुलर। तो आइए हम दोस्तों इसको वर्ड टू वर्ड देखते हैं। इसके ऑथर है अशोकामित्रन। ठीक है, सबसे पहले अबाउट द ऑथर को पढ़ लेते हैं। लिखा हुआ है, अशोकामित्रन वॉज अ तमिल राइटर। ये जो राइटर है हमारे, वह है एक तमिल राइटर। रिकाउंट्स हिज ईयर्स एट जेमिनी स्टूडियोज़ इन हिज बुक माई ईयर्स विद बॉस। तो ये जब वो जेमिनी स्टूडियोज़ में काम करते थे अशोकामित्रन, तो उन्होंने तब का अपना एक्सपीरियंस शेयर किया हुआ है अपने बुक में। उस बुक का नाम है माई ईयर्स विद बॉस, विच टॉक्स ऑफ द इन्फ्लुएंस ऑफ मूवीज़ ऑन एवरी एस्पेक्ट ऑफ लाइफ इन इंडिया। और इस बुक में ये भी बताया गया है कि मूवीज़ का क्या इन्फ्लुएंस होता है, मूवीज़ का क्या प्रभाव पड़ता है लोगों की ज़िंदगी पे। तो इस चीज़ पर बताया गया है उनके बुक में माई ईयर्स विद बॉस। तो यहाँ से आपको याद क्या रखना है कि वो जेमिनी स्टूडियोज़ में काम करते थे। अब आगे देखते हैं। द जेमिनी स्टूडियोज़ लोकेटेड इन चेन्नई वॉज सेटअप इन 1940। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट लाइन है, इसको आप अंडरलाइन कर लीजिए। और आपको याद भी रखना है कि जेमिनी स्टूडियोज़ कहाँ पे लोकेटेड था, चेन्नई में। और आपको पता होगा कि चेन्नई का ओल्ड नेम क्या था, मद्रास। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। और जेमिनी स्टूडियोज़ का सेटअप कब किया गया था, 1940 में। तो ये भी आपको याद रखना है। इट वॉज वन ऑफ द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल फिल्म प्रोड्यूसिंग ऑर्गेनाइजेशंस ऑफ इंडिया इन द अर्ली डेज ऑफ इंडियन फिल्म मेकिंग। जब इंडिया में फिल्म बनना शुरुआती हुआ था, उस समय ये जेमिनी स्टूडियो जो था एक काफ़ी पावरफुल इन्फ्लुएंशियल फिल्म प्रोड्यूसिंग ऑर्गेनाइजेशन हुआ करता था। इट्स फाउंडर वॉज एस वासन। तो ये भी बात आपको याद रखना है, इसको भी अंडरलाइन कीजिए कि जेमिनी स्टूडियोज़ के फाउंडर कौन थे, एस वासन। स्टोरी में उनको बॉस बोल के बुलाया गया है। तो जब भी स्टोरी में बॉस का जिक्र होगा तो आपको समझ जाना है कि वहाँ पे बॉस कौन है, एस वासन जी है। तो अभी तक दो बात आपको याद रखना है कि जेमिनी स्टूडियोज़ कहाँ पे लोकेटेड है, चेन्नई में, और वो सेटअप हुआ था 1940 में। ये काफ़ी इन्फ्लुएंशियल फिल्म प्रोड्यूसिंग ऑर्गेनाइजेशन था और इसके फाउंडर थे एस वासन, जिसको बॉस बोल के बुलाया गया है स्टोरी में। द ड्यूटी ऑफ अशोकामित्रन इन जेमिनी स्टूडियोज़ वॉज टू कट आउट न्यूज़पेपर क्लिपिंग्स ऑन अ वाइड वैरायटी ऑफ सब्जेक्ट्स एंड स्टोर देम इन फाइल्स। तो आपको पता है अशोकामित्रन जी इस जेमिनी स्टूडियोज़ में काम करते थे और उनका काम क्या था, टू कट आउट न्यूज़पेपर क्लिपिंग्स ऑन अ वाइड वैरायटी ऑफ सब्जेक्ट्स। अखबार में से अलग अलग सब्जेक्ट के ऊपर से उनको एक आर्टिकल काट के निकालना होता था, क्लिपिंग्स, न्यूज़पेपर क्लिपिंग्स काट के निकालना होता था, एंड स्टोर इन देम इन फाइल्स, और उसको एक फाइल में स्टोर करके रखना था। यही उनका काम था जेमिनी स्टूडियोज़ में। मैनी ऑफ दिस हैड टू बी रिटन आउट बाई हैंड, और कई सारे आर्टिकल्स तो उनको अपने हाथों से भी लिखना पड़ता था। ऑल्दो he performed an insignificant function, he was the most well informed of all the members of the Gemini family। तो भले ही उनका काम काफ़ी छोटा सा था, इनसिग्निफिकेंट काम था उनका, लेकिन जेमिनी स्टूडियो में जितने भी लोग थे सबसे ज़्यादा इन्फॉर्म्ड लोगों में से यही थे।
अशोका मित्रन जी काफ़ी नॉलेज था इनके पास, क्योंकि ये न्यूज़पेपर पढ़ते थे और उससे आर्टिकल्स काटते थे, तो उनका इन्फॉर्मेशन काफ़ी बढ़िया था। द फॉलोइंग इज एन एक्सर्प्ट फ्रॉम हिज बुक माई ईयर्स विद बॉस। तो उनका जो ये बुक है माई ईयर्स विद बॉस, उस बुक में से एक छोटा सा पार्ट निकाल के आज का स्टोरी है हमारा, तो उसी स्टोरी को हम लोग आज पढ़ने वाले हैं। ये स्टोरी छोटा सा पार्ट है इस बुक का, माई ईयर्स विद बॉस। तो फिलहाल ये अबाउट द ऑथर में से आपको 2 ही बात याद रखना है कि जेमिनी स्टूडियोज लोकेटेड है चेन्नई में, जिसका ओल्ड नाम था मद्रास। ये सेटअप किया गया था 1940 में और इसके फाउंडर थे एस वासन। और ऑथर का काम था टू कट आउट न्यूज़पेपर क्लिपिंग्स ऑन अ वाइड वैरायटी ऑफ सब्जेक्ट्स एंड स्टोर देम इन फाइल्स। ये उनका काम था। तो आइए अब स्टोरी को शुरू करते हैं। लिखा हुआ है, पैनकेक वॉज द ब्रांड नेम ऑफ द मेकअप मटेरियल डेट जेमिनी स्टूडियोज बॉट इन ट्रक लोड्स। तो पैनकेक जो वर्ड है, इस वर्ड का मतलब होता है कि वो एक ब्रांड नेम था, एक ब्रांड का नेम था ऑफ द मेकअप मटेरियल। एक मेकअप सामान हुआ करता था और उस मेकअप सामान का ब्रांड था पैनकेक, डेट जेमिनी स्टूडियोज बॉट इन ट्रक लोड। और ये मेकअप का सामान जेमिनी स्टूडियोज बहुत भारी मात्रा में खरीदती थी। ट्रक लोड मतलब लार्ज अमाउंट, ठीक है। ग्रीटा गार्बो मस्ट हैव यूज्ड इट, मिस गोहार मस्ट हैव यूज्ड इट, वैजयंती माला मस्ट ऑल्सो हैव यूज्ड इट, बट रति अग्निहोत्री मे नॉट हैव इवन हर्ड ऑफ इट। तो यहाँ पर लेखक कुछ एक्ट्रेसेस का नाम लेते हैं। सबसे पहले एक्ट्रेस है ग्रीटा गार्बो। एग्जाम्पल देते हैं कि उन्होंने भी इस मेकअप सामान को यूज़ किया होगा, पैनकेक को यूज़ किया होगा। पैनकेक तो ब्रांड का नाम है, तो ये यूज़ किया होगा उन्होंने इस ब्रांड का सामान। मिस गोहार मस्ट हैव यूज्ड इट। तो ग्रीटा गार्बो जो है यहाँ नीचे फुट नोट में लिखा हुआ है, वो एक स्वीडिश एक्ट्रेस थी, ठीक है। मिस गोहार ने भी इसको यूज़ किया होगा। फिर वैजयंती माला मस्ट ऑल्सो हैव यूज्ड इट। ये मिस गोहार और वैजयंती माला ये सब इंडियन एक्ट्रेस है और जो ग्रीटा गार्बो है वो स्वीडिश एक्ट्रेस है। लेकिन रति अग्निहोत्री जो है उन्होंने इस ब्रांड का नाम हो सकता है सुना भी ना हो, क्योंकि वो फिल्म प्रोड्यूसिंग इंडस्ट्री में थोड़ी लेट आई थी रति अग्निहोत्री। उस ज़माने में हो सकता है पैनकेक ना हो। द मेकअप डिपार्टमेंट ऑफ द जेमिनी स्टूडियोज वॉज इन द अपस्टेयर्स ऑफ अ बिल्डिंग डेट वॉज बिलीव टू हैव इन रॉबर्ट क्लाइव्स स्टेबल्स। तो एक बिल्डिंग था, ठीक है। उस बिल्डिंग के अप स्टेयर में, ऊपर वाले फ्लोर में क्या था, मेकअप डिपार्टमेंट था, ठीक है। उस पूरे बिल्डिंग में तो क्या था, जेमिनी स्टूडियोज बना हुआ है, ठीक है। तो उस बिल्डिंग का सबसे ऊपर वाले में क्या था, मेकअप डिपार्टमेंट था। और वो जो बिल्डिंग जो था, माना जाता था कि वो एक समय में रॉबर्ट क्लाइव का स्टेबल हुआ करता था। स्टेबल मतलब ऐसा जगह, ऐसा बिल्डिंग जहाँ पे घोड़ों को रखा जाता हो, हॉर्सेस को रखा जाता है, उसको बोलते हैं स्टेबल्स। और आपने हिस्ट्री पढ़ा होगा तो रॉबर्ट क्लाइव सर का नाम तो सुना ही होगा, एक ब्रिटिश सोल्जर थे ये। तो इनका स्टेबल हुआ करता था वो बिल्डिंग। तो वही बिल्डिंग आज जेमिनी स्टूडियोज बना हुआ है और उस बिल्डिंग के अपस्टेयर में क्या है, मेकअप डिपार्टमेंट है। उम्मीद करते हैं आपको यहाँ तक क्लियर होगा। अब आगे बढ़ते हैं। अ डजन अदर बिल्डिंग्स इन द सिटी वर सेड टू हैव बीन हिज रेसिडेंस। और ऐसे ही बिल्डिंग जैसा कि जेमिनी स्टूडियोज है, वैसे कई सारे बिल्डिंग, दर्जनों बिल्डिंग उस सिटी में, मतलब चेन्नई सिटी में या फिर मद्रास सिटी में बोला जाता है कि वो उनका ही था, वो उनका घर हुआ करता था। फॉर हिज ब्रीफ लाइफ एंड इवन अ ब्रीफर स्टे इन मद्रास, रॉबर्ट क्लाइव सीम्स टू हैव डन अ लॉट ऑफ मूविंग। तो उनका छोटे से समय में, छोटे से जीवन काल में और भी छोटे समय में जब वो मद्रास में रहते थे, बहुत कम समय के लिए मद्रास में रहे रॉबर्ट क्लाइव ने उसी कम समय में क्या कर लिया, हैव डन अ लॉट ऑफ मूविंग। वो काफ़ी ज़्यादा ट्रैवल करते थे। बिसाइड्स फाइटिंग सम इम्पॉसिबल बैटल्स इन रिमोट कॉर्नर्स ऑफ इंडिया। और इसके अलावा वो कुछ बहुत ही भयंकर युद्ध भी किए थे वो, जिसमें वो जीते थे। एंड मैरिंग, और उसी वो कम समय में उन्होंने शादी भी कर लिया था, किससे, अ मेडन मतलब एन अनमैरिड गर्ल, ठीक है, जिसका शादी ना हुआ हो, ऐसा लड़की से उन्होंने शादी भी किया था। कहाँ पे शादी किया था, इन सेंट मैरीज चर्च इन फोर्ट सेंट जॉर्ज इन मद्रास। इस जगह पे उन्होंने शादी किया था। तो देखिए अब यहाँ पे मद्रास का जिक्र हुआ है, तो आप समझ गए होंगे। अब आगे कंटिन्यू करते हैं। द मेकअप रूम हैड द लुक ऑफ अ हेयर कटिंग सैलून विथ लाइट्स एट ऑल एंगल्स अराउंड हाफ अ डजन लार्ज मिरर्स। तो वो जो मेकअप डिपार्टमेंट था ऊपर में, बिल्डिंग का ऊपर में मेकअप डिपार्टमेंट था, वहाँ पे जो मेकअप रूम था, तो वो मेकअप रूम देखने में ठीक एक हेयर कटिंग सैलून जैसा दिख रहा था वो, जहाँ पे लाइट्स लगे हुए थे हर एक एंगल से, और हाफ अ डजन लार्ज मिरर्स, लगभग 6-7 शीशे लगे हुए थे उस रूम में। देयर वर ऑल इनकैंडेसेंट लाइट्स, इनकैंडेसेंट लाइट्स जल रही थी। इनकैंडेसेंट लाइट्स क्या होता है, जैसे पुराने ज़माने के बल्ब होते थे, आप पिक्चर में देख पा रहे होंगे, इसमें से येलो लाइट निकलता है, काफ़ी ज़्यादा हीट भी छोड़ता है ये। तो उस टाइप के लाइट स्टेज पे जलते थे, रूम में जलते थे।
सो यू कैन इमेजिन द फियरी मिजरी ऑफ दोज सब्जेक्टेड टू मेकअप। तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि कितना दुख बर्दाश्त करना पड़ता होगा उन लोगों को जो लोग अपने से चेहरे पर मेकअप करवाते होंगे। काफ़ी दुख उन लोगों को झेलना पड़ता था। दुख कैसा कि जब इनकैंडेसेंट लाइट जब उनके ठीक चेहरे के सामने जब जलता हो और आसपास 6-7 शीशे भी हो तो वहाँ से रिफ्लेक्शन भी होकर सब चेहरा पर ही आ रहा होगा, तो काफ़ी ज़्यादा हीट उनको बर्दाश्त करना पड़ता था। ठीक है, उम्मीद करता है आपको यहाँ तक क्लियर होगा। यहाँ पे जो वर्ड है फियरी, इसका मतलब होता है रेड हॉट। काफ़ी ज़्यादा गर्मी उनको बर्दाश्त करना पड़ता था जो लोग मेकअप करवाते थे, एक्टर और एक्ट्रेसेस। The makeup department was first headed by a Bengali who became too big for a studio and left। तो वो जो मेकअप डिपार्टमेंट जो था उसका जो हेड था, वो हेड पहले एक बंगाली हुआ करता था जो बाद में जाके काफ़ी ज़्यादा फेमस हो गया। Who became too big for a studio, काफ़ी ज़्यादा फेमस हो गया और वो स्टूडियो छोड़ के दूसरे जगह चला गया ताकि वो और भी ज़्यादा अपना लाइफ में तरक्की कर पाए। तो इसलिए उसने जेमिनी स्टूडियोज छोड़ दिया, वो बंगाली। He was succeeded by a Maharashtrian who was assisted by a धारवाड़ कर्नाडिगा। तो उस बंगाली के जाने के बाद कौन आया? एक महाराष्ट्रियन आया, ठीक है, और उसका हेल्प करने के लिए कौन था? एक धारवाड़ कर्नाडिगा एंड आंध्रा, अ मद्रास इंडियन क्रिश्चियन एंड एंग्लो बर्मीज एंड द यूजुअल लोकल तमिल्स। तो ये सब लोग मिलके उस महाराष्ट्रियन का हेल्प करते थे मेकअप डिपार्टमेंट में। ठीक है, उम्मीद करते हैं यहाँ तक क्लियर होगा। अब आगे देखते हैं। All these shows that there was a great deal of national integration long before All India Radio and Doordarshan began broadcasting programs on national integration। तो आप देख पा रहे हैं कि वो जो जेमिनी स्टूडियोज था और उसका जो मेकअप डिपार्टमेंट था, मेकअप डिपार्टमेंट में हर रीजन से लोग थे वहाँ पे। इंडिया के हर एक रीजन से वहाँ पे लोग मौजूद थे। जैसे कि एग्जांपल के लिए वहाँ पे एक बंगाली था पहले, फिर बंगाली छोड़ दिया तो कौन आया? महाराष्ट्रियन आया। फिर उसको हेल्प करने के लिए धारवाड़ कर्नाडिका के लोग थे और आंध्रा के लोग थे। फिर मद्रास के लोग भी थे, क्रिश्चियन लोग थे, एंड एंग्लो बर्मीज एंड लोकल तमिल्स, सभी प्रकार के सभी धर्म के लोग वहाँ पे प्रेजेंट थे। ठीक है, तो ये क्या दिखाता है? वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा एक नेशनल इंटीग्रेशन हमें देखने को मिल रहा था, एक नेशनलिटी का फीलिंग आ रहा था, वहाँ पे एकता देखने को मिल रहा था। और ये जो कॉन्सेप्ट था कि हमारा देश एक है, यूनिटी है, यहाँ पर यूनिटी इन डाइवर्सिटी जिसको बोलते हैं, ये कॉन्सेप्ट यहाँ पर देखने को मिल रहा था। और बाद में यही कॉन्सेप्ट ऑल इंडिया रेडियो और दूरदर्शन के अलग अलग प्रोग्राम्स के जरिए ये बिलीफ को प्रमोट किया गया कि देश में नेशनल यूनिटी होना चाहिए। ठीक है, तो ये जो बिलीफ था नेशनल इंटीग्रेशन का, ये बिलीफ पहले से ही हमें जेमिनी स्टूडियोज़ के मेकअप डिपार्टमेंट में देखने को मिल रहा था। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में आया होगा ये लाइन। फिर आगे देखते हैं। दिस गैंग ऑफ नेशनली इंटीग्रेटेड मेकअप मैन कुड टर्न एनी decent looking person into a hideous crimson hued monster with the help of truckloads of pancake and a number of other locally made potions and lotions। तो ये लाइन समझना होगा। ये जो लोग थे, ये गैंग ऑफ नेशनली इंटीग्रेटेड मेकअप मैन, मतलब ऊपर के जितने भी लोग थे, महाराष्ट्रियन और धारवाड़ कर्नाडिका आंध्रा, ये सब लोगों को बोला जा रहा है गैंग ऑफ नेशनली इंटीग्रेटेड मेकअप मैन। ये लोग नेशनलिटी का फीलिंग से एक साथ जुड़े हुए थे। ये जो लोगों का ग्रुप था, ये ग्रुप क्या कर सकता था? कुड टर्न एनी डिसेंट लुकिंग पर्सन, कोई भी एक अच्छा दिखने वाला इंसान को बदल सकता था इनटू अ हिडियस क्रिम्सन ह्यूड मॉन्स्टर। हिडियस का मतलब क्या होता है? अगली, और ह्यूड का मतलब होता है बिकम कलर्ड, और मॉन्स्टर का मतलब होता है राक्षस। ठीक है, तो एक काफ़ी अगली दिखने वाला रेड कलर का मॉन्स्टर के रूप में उसको कन्वर्ट कर देता था। इतना मेकअप लगाता था उसके चेहरे पर, मतलब किसी भी अच्छे दिखने वाले व्यक्ति को मेकअप लगा के उसको एक राक्षस जैसा बना देता था। विद द हेल्प ऑफ ट्रक लोड्स ऑफ पैनकेक, बहुत ज़्यादा मेकअप यूज़ करते थे। पैनकेक आपको पता है ब्रांड नेम है मेकअप का। एंड अ नंबर ऑफ अदर लोकली मेड पोशंस एंड लोशंस। पोशंस का मतलब होता है एनी लिक्विड मिक्सचर, और भी कई तरह के लिक्विड मिक्सचर और लोशंस को मिला उला के लगाते थे और एक अच्छा दिखने वाला इंसान, एक डिसेंट लुकिंग पर्सन को कन्वर्ट कर देते थे इनटू अ मॉन्स्टर। ठीक है, दिखने में मॉन्स्टर जैसा लगने लगते थे। Those were the days of mainly indoor shooting and only 5% of the film was shoot outdoors। और उन ज़मानों में फिल्म का जो शूटिंग था वो मेनली इंडोर हुआ करता था, स्टेज पे हुआ करता था, एक ही रूम में हुआ करता था, और ओनली 5% ऑफ द फिल्म वॉज शॉट आउटडोर्स। सिर्फ 100 में से सिर्फ 5 फिल्में ही ऐसे होते थे जो आउटडोर में शूट होता था। आई सपोज द सेट्स एंड स्टूडियो लाइट्स needed the girls and boys to be made to look ugly in order to look presentable in the movie। तो लेखक बोलते हैं कि उन्हें ऐसा लगता था कि ये जो सेट्स है और स्टूडियो लाइट है, इन्हें इन सब चीज़ों को क्या चाहिए
कि इंसान को अगली बना दो, तभी वो लोग प्रेजेंटेबल दिखेंगे मूवी में। ठीक है, लेखक को ऐसा लगता था कि अगर इंसान को अच्छा दिखना है मूवी में तो उनको पहले अगली बनाओ, तब वो अच्छा दिखेंगे। मतलब उनको पहले मेकअप लगाओ, तब वो अच्छा दिखेंगे मूवी में। अ स्ट्रिक्ट हायरार्की वॉज मेंटेन्ड इन द मेकअप डिपार्टमेंट। तो जो मेकअप डिपार्टमेंट था उसमें एक हायरार्की था। हायरार्की क्या होता है? एक सिस्टम होता है जिसमें मेंबर्स को रैंक किया जाता है कि सबसे टॉप में वो मेंबर है, उसके नीचे वो, उसके नीचे वो, उसके नीचे वो। ऐसा सिस्टम को बोलते हैं हायरार्की। तो यहाँ पे भी ये सिस्टम देखने को मिल रहा था। सबसे पहले इस सिस्टम में कौन था? द चीफ मेकअप मैन। सबसे टॉप में ये हुआ करता था, मेड द चीफ एक्टर एंड एक्ट्रेसेस अगली। तो चीफ मेकअप मैन जो था वो जो मेन एक्टर है और एक्ट्रेसेस है उनका मेकअप करता था। और उस चीफ मेकअप मैन के नीचे कौन आता था? हिज सीनियर असिस्टेंट। ठीक है, तो सीनियर असिस्टेंट किसको मेकअप करता था? द सेकंड हीरो एंड हीरोइन, उसको मेकअप करता था। यहाँ पर लिखा गया है कि द चीफ मेकअप मैन मेड द चीफ एक्टर एंड एक्ट्रेसेस अगली। यहाँ पे अगली का मतलब मेकअप करता था। ठीक है, चीफ मेकअप मैन का बात आता था सीनियर असिस्टेंट, वो सेकंड हीरो हीरोइन को मेकअप करता था। और सेकंड सीनियर असिस्टेंट का बात आता था आपका जूनियर असिस्टेंट, वो मेन कॉमेडियन को मेकअप करता था, एंड सो फोर्थ। ऐसे करके और भी नीचे के लोग थे जो बाकी अनइम्पॉर्टेंट लोगों को मेकअप करते थे। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आपको हायरार्की समझ में आया होगा। यहाँ पर द प्लेयर्स हु प्लेड द क्राउड वर द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द ऑफिस बॉय। और कभी कभी क्राउड का भी शूट करना पड़ता था, एक ग्रुप का शूटिंग करना पड़ता था मूवी में। तो ग्रुप का मेकअप करने का जिम्मेदारी किसका था? एक ऑफिस बॉय का था। अब यहाँ पे ब्रैकेट में लिखा गया है कि इवन द मेकअप डिपार्टमेंट ऑफ द जेमिनी स्टूडियोज हैड एन ऑफिस बॉय। तो आप खुद ही सोचिए कि एक मेकअप डिपार्टमेंट में भी एक अपना खुद का ऑफिस बॉय था। तो इसी से आप आइडिया लगा लीजिए कि जेमिनी स्टूडियोज कितना बड़ा था। ठीक है, ये लेखक बोलना चाह रहे हैं यहाँ पर। तो मेकअप ऑफिस बॉय का काम क्या था? कि क्राउड का मेकअप करने का काम था ऑफिस बॉय का। ऑन द डेज व्हेन देयर वाज अ क्राउड शूटिंग you could see him mixing his paint in a giant vessel and slapping it on the crowd players। तो जिस दिन जब क्राउड शूटिंग होना था, जब ग्रुप का शूटिंग लेना था, उस दिन क्या करता था? आप देख पाएंगे कि वो ऑफिस बॉय क्या करता था, एक बड़े से वेसल में अपना मेकअप था उसका सामान का पेंट बनाता था एंड स्लैप इट ऑन द क्राउड प्लेयर्स। और जितने भी जो क्राउड के जो लोग हैं उनके सबके चेहरे पर मेकअप का थपेला मारता था, स्लैप करता था। ठीक है, मतलब मेकअप लगा देता था। द आइडिया वॉज टू क्लोज एवरी पोर ऑन द सर्फेस ऑफ द फेस इन द प्रोसेस ऑफ अप्लाइंग मेकअप। आइडिया क्या था कि चेहरे पर एक भी हल्का सा दाग धब्बा नहीं होना चाहिए, सब पोर्स को, सब छेद को बंद कर देना है चेहरे का। ही वॉजंट एग्जैक्टली अ बॉय। नाम तो उसका ऑफिस बॉय था लेकिन वो बॉय नहीं था। ही वॉज इन हिज अर्ली 40s। वो लगभग 40, 41, 42 ईयर्स का इंसान था वो। हैविंग एंटर्ड द स्टूडियोज ईयर्स अगो इन द होप ऑफ बिकमिंग अ स्टार एक्टर और अ टॉप स्क्रीन राइटर, डायरेक्टर और लिरिक्स राइटर। वो कई साल पहले स्टूडियो ज्वाइन किया था, इस उम्मीद में ज्वाइन किया था कि वो एक दिन आगे चल के क्या बनेगा, एक बहुत बड़ा एक्टर बनेगा, या फिर टॉप स्क्रीन राइटर बनेगा, या फिर कभी चल के डायरेक्टर बनेगा, या फिर लिरिक्स राइटर बनेगा। इन सब सपनों को लेके वो जेमिनी स्टूडियोज़ को ज्वाइन किया था। कौन ज्वाइन किया था? ऑफिस बॉय ज्वाइन किया था। ही वॉज बीट ऑफ अ पोइट। और उसमें उसको पोइट्री भी आती थी उस ऑफिस बॉय को। तो ऑफिस बॉय का मेन काम क्या था? टू मेकअप द क्राउड। ठीक है, और उसको पोइट्री भी आता था। और उसका सपना क्या था ऑफिस बॉय का? टू बिकम अ स्टार एक्टर, या फिर टॉप स्क्रीन राइटर, या फिर डायरेक्टर, या फिर लिरिक्स राइटर। ये सब उसका सपना था। ये सब उम्मीद लेके वो ज्वाइन किया था जेमिनी स्टूडियोज़ को। अब आगे देखते हैं। इन दोज डेज आई वर्कड इन अ क्यूबिकल, टू होल साइड्स ऑफ विच वर फ्रेंच विंडोज़। तो उन दिनों में लेखक जो थे, लेखक का नाम क्या है? अशोकामित्रन। ठीक है, वो एक क्यूबिकल में काम करते थे। क्यूबिकल क्या होता है? एक ही रूम में अगर आप केबिन जैसा बनाते घेरा उड़ा करके, तो वो आपका एक क्यूबिकल कहलाएगा। ठीक है, तो एक छोटे से क्यूबिकल में वो काम करते थे, रूम का छोटा सा पार्ट में काम करते थे। और उस क्यूबिकल का टू होल साइड्स ऑफ विच वर फ्रेंच विंडोज़। क्यूबिकल का दोनों साइड में क्या था? फ्रेंच विंडोज़ था। फ्रेंच विंडोज़ क्या होता है? आप पिक्चर में देख पा रहे होंगे, उसको बोलते हैं फ्रेंच विंडोज़। ठीक है, आई डिड नॉट नो एट दैट टाइम दे वर कॉल्ड फ्रेंच विंडोज़। तो ये तो लेखक को भी पता नहीं था कि उस टाइप के खिड़की को बोलते हैं फ्रेंच विंडोज़। सीइंग मी सिटिंग एट माई डेस्क tearing up newspapers day in and day out, most people thought I was doing next to nothing। तो लोग मुझे देखते थे कि मैं अपने डेस्क पे बैठ के न्यूज़पेपर काट रहा हूँ, दिन रात न्यूज़पेपर को काट रहा हूँ। तो वो लोग सोचते थे कि हम कुछ भी नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ बैठे रहते हैं। इट इज़ लाइकली दैट द बॉस थॉट लाइक वाइज टू। और ऐसा हो सकता है कि बॉस भी ऐसा ही सोचते हो। आपको पता है बॉस कौन है यहाँ पर?
SS वासन जी है बॉस, वो उसके फाउंडर थे। सो एनीवन हु फेल्ट आई शुड बी गिवन सम ऑक्यूपेशन वुड बार्ज इनटू माय क्यूबिकल एंड डिलीवर एन एक्सटेंडेड लेक्चर। तो ऐसा जब भी किसी को लगता था कि मेरे को कोई काम देना चाहिए तो वो लोग जल्दी से आते थे मेरे कैबिन में, मेरे क्यूबिकल में आते थे और डिलीवर मतलब देते थे, एक लंबा चौड़ा भाषण देते थे कि ये तुम ये काम करो, वो काम करो। द बॉय इन द मेकअप डिपार्टमेंट हैड डिसाइडेड आई शुड बी इनलाइटेंड ऑन हाउ ग्रेट लिटरेरी टैलेंट was being allowed to go waste in a department fit only for barbers and perverts। तो वो जो ऑफिस बॉय था मेकअप डिपार्टमेंट में, उसने भी ये डिसाइड कर लिया था कि वो अपना पोइट्री आके मुझे सुनाएगा। हैड डिसाइडेड आई शुड बी इनलाइटेंड ऑन हाउ ग्रेट लिटरेरी टैलेंट वॉज बीइंग अलाउड टू गो वेस्ट। वो मुझे ये बताने में भिड़ गया कि कैसे एक कितना अच्छा लिटरेरी टैलेंट इस मेकअप डिपार्टमेंट में वेस्ट हुआ जा रहा है। और ये मेकअप डिपार्टमेंट सिर्फ किसके लिए है? सिर्फ बार्बर्स मतलब सिर्फ नाइयों के लिए है जो चूल उल काटे, एंड परवर्ट्स, परवर्ट मतलब ऐसा इंसान जो अपने सेक्स के ऑपोजिट बिहेव करता हो, मेल है तो फीमेल जैसा बिहेव करता हो, उसको बोलते हैं परवर्ट्स। बोलते हैं कि ये मेकअप डिपार्टमेंट सिर्फ ऐसे लोगों के लिए फिट है, मतलब बार्बर्स और परवर्ट के लिए फिट है। तो उस डिपार्टमेंट में एक बहुत ही ग्रेट लिटरेरी टैलेंट वेस्ट हो रहा था। मतलब ऑफिस में अपने बारे में बोल रहे हैं कि मेरा टैलेंट यहाँ पे रह के वेस्ट हो रहा है, मेरा टैलेंट इस जेमिनी स्टूडियोज़ में वेस्ट हो रहा है। तो ऑफिस बॉय ये अक्सर बताते रहता था लेखक को। Soon I was praying for crowd shooting all the time. Nothing short of it could save me from his epics। तो तुरंत ही लेखक प्रे करने लगे कि क्यों ना जल्दी से जल्दी क्राउड शूटिंग हो, क्योंकि क्राउड शूटिंग ही ऐसा वक्त था जब वो ऑफिस बॉय बिजी होता था और वो क्राउड पे मेकअप लगाता था, मतलब ग्रुप के लोगों को मेकअप लगाता था वो। और जब वो मेकअप लगाने में बिजी होता था तब लेखक को ज़बरदस्ती का उसके लॉन्ग एपिक्स मतलब होता है लॉन्ग पोएम्स, लंबे लंबे पोएम सुनने से राहत मिलता था उसको, ठीक है। नहीं तो ऑफिस बॉय जब भी फ्री रहता था तो वो लेखक को आके अपना पोएम सुनाने लगता था और ये भी सुनाता था कि कैसे उसका लिटरेरी टैलेंट वेस्ट हो रहा है इस जेमिनी स्टूडियोज़ में। तो इन सब बातों से वो फ्री होने के लिए वो हमेशा प्रे करता था कि जल्दी से जल्दी क्राउड शूटिंग हो, ठीक है, क्योंकि क्राउड शूटिंग ही ऐसा वक्त था जब वो राहत महसूस करता था। नथिंग शॉर्ट ऑफ इट कुड सेव मी फ्रॉम हिज एपिक्स, ठीक है। अब आगे कंटिन्यू करते हैं। इन ऑल इंस्टेंसेस ऑफ फ्रस्ट्रेशन यू विल ऑलवेज फाइंड द एंगर डायरेक्टेड टुवर्ड्स अ सिंगल पर्सन openly or covertly, and this man of the makeup department was convinced that all his woes, ignominy and neglect were due to कोठामंगलम सुब्बू। तो जब भी अक्सर कोई भी जब इंसान जब फ्रस्ट्रेट होता है, गुस्सा होता है, तो हम लोग हमेशा अपना गुस्सा एक इंसान की तरफ निकालने की कोशिश करते हैं, आइदर ओपनली और कोवर्टली मतलब सीक्रेटली, हिडनली, ठीक है, ऊपरी तौर से या फिर अनजाने तरीके से हम लोग अपना गुस्सा एक इंसान पर निकालने की कोशिश करते हैं। और ये जो इंसान था यहाँ पे, मतलब जो ऑफिस बॉय था मेकअप डिपार्टमेंट का, उसको ये कन्विंस हो गया था, वो ये मान चुका था कि उसका जितना भी वोज है, जितना भी दुख है, इग्नोमिनी मतलब डिसग्रेस, उसको जो असम्मान का सामना करना पड़ता है, ठीक है, बेइज्जती झेलना पड़ता है, नेगलेक्ट, यहाँ पे जो लोग उसको नेगलेक्ट कर रहे हैं, इन सब का कारण क्या है? एक ही इंसान है, और वो इंसान कौन है? कोठामंगलम सुब्बू, ठीक है। तो आपने देखा कि स्टोरी कैसे शिफ्ट हो रहा है। पहले उन्होंने जेमिनी स्टूडियोज़ के बारे में बताया, ठीक है, फिर उन्होंने जेमिनी स्टूडियोज़ के बाद उसका सिस्टम को बताया, हायरार्की के बारे में बताया, फिर उसके बाद ऑफिस बॉय के बारे में बताया। अब ऑफिस बॉय से शिफ्ट हो रहा है स्टोरी किस पर? कोठामंगलम सुब्बू के बारे में। अब उनके बारे में थोड़ा बात बताया जाएगा, चलिए देखते हैं क्या बताया गया है उनके बारे में। सुब्बू वॉज नंबर 2 एट जेमिनी स्टूडियोज़। तो सेकंड इंपॉर्टेंट मैन कौन था जेमिनी स्टूडियोज़ में? सुब्बू था। फर्स्ट में तो कौन था? बॉस होगा। बॉस कौन है? SS वासन, ठीक है। और बॉस के बाद सेकंड नंबर में इंसान कौन था? सुब्बू, कोठामंगलम सुब्बू थे। He could not have had a more encouraging opening in films than our grown-up makeup boy had, ठीक है। तो यहाँ पे दो इंसान का कंपैरिजन किया गया है। एक इंसान तो आपका है ऑफिस बॉय और दूसरा है सुब्बू, ठीक है। तो बोला जा रहा है कि सुब्बू को he could not have had a more encouraging opening in films than our grown-up makeup boy had। तो ये जो ऑफिस बॉय था उसको काफ़ी अच्छा अपॉर्चुनिटी मिला था यहाँ पे काम करने का, तो ऐसा अपॉर्चुनिटी सुब्बू को नहीं मिला था। कैसे नहीं मिला था देखते हैं। ऑन द कॉन्ट्रेरी ही मस्ट हैव हैड टू फेस मोर अनसर्टेन एंड डिफ़िकल्ट टाइम्स। ये जो सुब्बू था उसको काफ़ी ज़्यादा अनसर्टेन और डिफ़िकल्ट टाइम्स का सामना करना पड़ा था, क्योंकि फॉर व्हेन ही बिगेन हिज करियर, क्योंकि जब उसने अपना करियर शुरू किया था, सुब्बू ने जब अपना करियर शुरू किया था, देयर वर नो फॉर्मली इस्टेब्लिश्ड फिल्म प्रोड्यूसिंग कंपनीज और स्टूडियोज़। तो तब इंडिया में उतना ज़्यादा कोई भी
अच्छा फिल्म प्रोड्यूसिंग कंपनी या फिर स्टूडियो नहीं था। एंड इवन इन द मैटर ऑफ एजुकेशन, और जहाँ तक पढ़ाई लिखाई का भी सवाल है, स्पेशली फॉर्मल एजुकेशन, मतलब जो ऑफिशियली स्कूल से जो लोग पढ़ते हैं उस पढ़ाई लिखाई का सवाल है, सुबू कुड नॉट हैव हैड एन अप्रिशिएबल लीड ओवर आवर बॉय। तो सुबू ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं था उस ऑफिस बॉय के तुलना में। बट बाई वर्च्यू ऑफ बींग बॉर्न अ ब्राह्मीण, लेकिन उसके पास एक क्वालिटी था, वर्च्यू मतलब क्वालिटी, वो क्वालिटी क्या था कि वो एक ब्राह्मीण था। अ वर्च्यू इंडीड, ये क्वालिटी था ब्राह्मीण होना, क्योंकि ही मस्ट हैव हैड एक्सपोजर टू मोर अफ्लुएंट सिचुएशंस, क्योंकि वो ब्राह्मीण था तो उसको काफ़ी एफ्लुएंट मतलब होता है रिच, काफ़ी वेल्दी सिचुएशन में वो पला बड़ा होगा, उसको एक्सपोज किया होगा, वो मतलब उसमें वो एक्सपोज हुआ होगा, एक्सपोजर मिला होगा उसको। एंड पीपल, और काफ़ी बड़े बड़े लोगों के साथ उसका उठना बैठना होगा, तो ये उसका एक क्वालिटी था। ही हैड द एबिलिटी टू लुक चीयरफुल एट ऑल टाइम्स इवन आफ्टर हैविंग हैड अ हैंड इन अ फ्लॉप फिल्म। तो भले ही उसका फिल्म कोई फ्लॉप हो जाए लेकिन फिर भी वो काफ़ी चीयरफुल दिखता था, काफ़ी खुश रहता था वो। ही ऑलवेज हैड वर्क फॉर समबडी, और उसके पास हमेशा सबके लिए कुछ ना कुछ काम होता था। ही कुड नेवर डू थिंग्स ऑन हिज ओन, क्योंकि वो खुद से अपना काम नहीं करता था। बट हिज सेंस ऑफ लॉयल्टी मेड हिम आइडेंटिफाई हिमसेल्फ विथ हिज प्रिंसिपल कम्प्लीटली। लेकिन वो इतना वफादार था अपने प्रिंसिपल के प्रति। प्रिंसिपल मतलब यहाँ पे प्रिंसिपल का मतलब होता है मालिक, ठीक है, जो मेन पर्सन होता है। वो इतना ज़्यादा लॉयल था, वफादार था जेमिनी स्टूडियोज़ के लिए, जेमिनी स्टूडियोज़ की तरफ की मेड हिम आइडेंटिफाई हिमसेल्फ विद द प्रिंसिपल कम्प्लीटली, कि प्रिंसिपल उसको काफ़ी ज़्यादा अच्छे से विश्वास करते थे, मतलब एस वासन का बात किया जा रहा है। एंड टर्न हिज इंटायर क्रिएटिविटी टू हिज प्रिंसिपल्स एडवांटेज, और अपना जितना भी क्रिएटिविटी था, सुब्बू के अंदर जितना भी क्रिएटिविटी था, वो सारा क्रिएटिविटी वो अपने मालिक के लिए प्रस्तुत करते थे, मतलब पूरी समर्पित थे वो जेमिनी स्टूडियोज़ की तरफ। ही वॉज टेलर मेड फॉर फिल्म्स, टेलर मेड मतलब परफेक्टली सूटेबल, वो काफ़ी ज़्यादा सूटेबल थे फिल्म्स के लिए ही। सुब्बू ऐसा लग रहा था कि वो फिल्म के लिए ही बने हैं। हेयर वॉज अ मैन हु कुड बी इंस्पायर्ड व्हेन कमांडेड, तो कोई भी काम पड़ता हो तो लोग इन्हीं को ढूंढते थे। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए कि कोई ऐसा सिचुएशन हुआ कि फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमा में लिखा हुआ है कि मान लीजिए द रैट फाइट्स द टाइग्रेस अंडर वाटर, कि मान लीजिए एक चूहा एक शेरनी के साथ पानी में लड़ाई करता है एंड किल्स हर, और मान लीजिए वो चूहा उस शेरनी को मार भी देता है पानी में। बट टेक्स पिटी ऑन द कब्स, लेकिन उस चूहे को उस टाइग्रेस के बच्चे पर दया जाता है। एंड टेंड्स देम लविंगली, और वो चूहा जो था वो कब्स को अपना प्यार जताता है। आई डोंट नो हाउ टू डू द सीन, द प्रोड्यूसर वुड से, तो प्रोड्यूसर बोलता है कि मुझे पता नहीं ये सीन कैसे करें हम, ठीक है। एंड सुब्बू वुड कम आउट विथ 4 ways ऑफ द रैट पोरिंग अफेक्शन ऑन इट्स विक्टिम ऑफ स्प्रिंग, तो तब सुब्बू आता था और वो 4 तरीके बताता था जिससे वो रैट अपना प्यार दिखा सकता है उस शेरनी के ऑफ स्प्रिंग मतलब बच्चे पर, ठीक है। तो सुब्बू के पास ये क्वालिटी था कि कितना भी डिफिकल्ट सिचुएशन हो उसके पास हमेशा कोई ना कोई तरीका होता था उसे डील करने का। गुड, बट आई एम नॉट श्योर इट इज़ इफेक्टिव इनफ, द प्रोड्यूसर वुड से। फिर प्रोड्यूसर क्या बोलता था, मान लीजिए वो 4 तरीका बताया सुब्बू प्रोड्यूसर को, तो मान लीजिए वो प्रोड्यूसर को वो तरीका पसंद में नहीं आया, वो बोलता था कि गुड ठीक है लेकिन मुझे नहीं लगता ये उतना इफेक्टिव होगा, प्रोड्यूसर ऐसा बोला करता था। और तब इन अ मिनट सुब्बू वुड कम आउट विथ 14 मोर अल्टरनेटिव्स, 1 मिनट के अंदर सुब्बू क्या करता था और भी 14 अलग अलग तरीके बताता था कि आप ऐसे कर लीजिए, ऐसे कर लीजिए तो अच्छा होगा। तो इतना क्रिएटिविटी था सुब्बू के अंदर। फिल्म मेकिंग मस्ट हैव बीन and was so easy with a man like Subbu around. And if ever there was a man who gave direction and definition to Gemini Studio during its golden year, it was Subbu. तो जब सुब्बू आसपास हो तो फिल्म मेकिंग कितना आसान हुआ करता था, ठीक है, बहुत आसान होता था कोई भी काम जब सुब्बू आसपास हो। और अगर कोई एक इंसान था जिसने डायरेक्शन और डेफिनेशन दिया हो जेमिनी स्टूडियो को उसके गोल्डन ईयर्स, मतलब जब उसके अच्छे समय में जब जेमिनी स्टूडियो जब फल फूल रहा था, तब उसके पीछे किसका हाथ था, सुब्बू का ही हाथ था। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट पर्सन है सुब्बू, उसलिए इनको नंबर 2 भी बोला गया है जेमिनी स्टूडियोज़ में। एस वासन के बाद यही आते हैं सुब्बू। सुब्बू हैड अ सेपरेट आइडेंटिटी एज अ पोएट एंड दो ही वॉज सर्टेनली कैपेबल ऑफ मोर कॉम्प्लेक्स एंड हायर फॉर्म्स, ही डिलिबरेटली चोज टू एड्रेस हिज पोएट्री टू द मासेस। तो सुब्बू का एक आइडेंटिटी था एक पोएट के रूप में, मतलब सुब्बू एक पोएट भी थे। एंड दो ही वॉज सर्टेनली कैपेबल ऑफ मोर कॉम्प्लेक्स एंड हायर फॉर्म्स, और उनका कैपेसिटी था कि वो भी काफ़ी कॉम्प्लेक्स और हायर अच्छे अच्छे पोएम्स वो लिख सकते हैं, लेकिन फिर भी उन्होंने डेलिबरेटली मतलब जानबूझ के ऐसे पोएम्स लिखे जो मासेस
मतलब जो लोगों को समझ में आ जाए, ऑर्डिनरी पोएम्स वो लिखते चले गए। ठीक है, वही यहाँ पे लिखा गया कि ही डिलिबरेटली चोज टू एड्रेस हिज पोएट्री टू द मासेस। जानबूझ के वो ऐसे पोएम लिखते गए जो ऑर्डिनरी कॉमन पीपल को समझ में आने लगे। तो वो काफ़ी अच्छे पोएट भी थे, फिल्म में अच्छे भी काम करते थे और साथ साथ पोएट्री भी काफ़ी अच्छा करते थे वो। हिज सक्सेस इन फिल्म्स ओवरशैडोड एंड ड्रॉप्ड हिज लिटरेरी अचीवमेंट। लेकिन वो फिल्म में इतने ज़्यादा सक्सेस थे कि उनसे उनका लिटरेरी अचीवमेंट जो था वो ढक चुका था।